नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिमागी इंस्पायर यूट्यूब चैनल पर। एक तोते ने मैना को बताया कि भाइयों का बंटवारा शादी के बाद ही क्यों होता है। दोस्तों, एक तोता और मैना एक घर के आंगन में पेड़ पर बैठे थे। तभी मैना कहने लगी कि हे तोते, आज मेरे मन में दो प्रश्न हैं। आप दोनों प्रश्नों का उत्तर बता करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। तब तोता कहने लगा, हे मैना, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर दे करके तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तब मैना कहती है, तोते, मेरा पहला प्रश्न है कि शादी के बाद ही भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि शादी के बाद भाई को बहन क्यों बुरी लगने लगती है। तब तोता कहता है, हे मैना, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अतः मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इसलिए मैं जब तक कहानी सुनाऊं, तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तब मैना कहती है, हे तोते, ठीक है, आप कहानी शुरू करें। आप जब तक कहानी सुनाएंगे, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो दोस्तों, तोता मैना से कहता है, बहुत समय पहले एक नदी के किनारे पर एक किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। पूरा परिवार एक साथ सुखपूर्वक रहता था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों को खेत में ले जाकर के कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता की कड़ी मेहनत का फल है। इस जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेच करके तुम्हारे पिता ने इतनी सारी गायें और भैंस खरीदी थी और इतना बड़ा घर बनाया था कि जिसमें सारा परिवार आराम से रह सके। वहीं उस किसान के तीनों बेटे एक ऊंचे टीले पर खड़े हुए थे, जहां से उनके धान के खेत दिखाई देते थे। वह धान की फसल काटने के लिए तैयार थी और पक्के धान की बालियां खेतों में लहरा रही थी। तभी किसान का सबसे छोटा बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, आप ठीक कहती हो। मुझे पिताजी के साथ में सुबह सुबह अपने खेतों में जाना बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे आज भी सब याद है। फिर तोता कहता है कि हे मैना, किसान के सबसे छोटे बेटे का नाम सुरेश था। सुरेश आगे कहता है कि मुझे खलियान में काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। सुरेश अपने पिता की तरह खेती बाड़ी किया करता था। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मजदूरों को संभालना, उपज को इकट्ठा करना, उसके लिए सही खरीदार ढूंढना, यह सारे काम उस किसान के सबसे छोटे बेटे यानी सुरेश को करने पड़ते थे। वहीं किसान के 2 बड़े बेटे, एक का नाम अनिल और दूसरे का नाम राकेश था। सबसे बड़ा वाला अनिल ज्योतिष का काम करके खूब सारा धन कमाता था। वहीं दूसरे नंबर का जो राकेश नाम का बेटा था, वह बहुत बड़ा व्यापारी था और बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था। पूरे परिवार में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। किसी प्रकार का परिवार में कोई कष्ट नहीं था। उसके बाद में किसान एक दिन बीमार पड़ गया। फिर उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मेरा अंतिम समय आ रहा है। बस तुम मुझे एक वचन दो कि बच्चों के बीच में कभी जमीन जायदाद का बंटवारा ना होने देना। मैं यह चाहता हूं कि हमारे तीनों बच्चे जीवन भर मिलजुल कर रहें। किसी के बीच में कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो, क्योंकि जिस घर की एकता भंग हो जाती है, वह घर पूरी तरह बिखर जाता है। तोता आगे कहता है कि हे मैना, फिर किसान की पत्नी अपने पति को वचन देती है और वचन देते ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और कहा, बेटे, मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूँ कि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच में कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। तुम तीनों भाई और तीनों बहुएं हमेशा घर में मिलजुल करके जीवन यापन करोगे, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है, वह घर कभी भी उन्नति नहीं कर पाता है। किसान की पत्नी की बात को सुनकर के तीनों बेटे कहने लगे, हाँ माँ, आप जैसा चाहती हो। पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे।
और तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। अपने बेटों की बात को सुनकर के माँ को बहुत ही खुशी हुई। किसान का बड़ा बेटा अनिल ज्योतिष में बहुत ही ज्यादा निपुण था, इसलिए आसपास के गांवों से भी अनिल से कई मामलों में राय लेने के लिए आते थे। इस काम से अनिल का गुजारा अच्छे तरीके से हो जाता था। वहीं दूसरे नंबर का बेटा जिसका नाम राकेश था, उसका भी व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। वहीं सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि किसान का जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम सुरेश था, वह खेतों में कड़ी मेहनत करता था। सुबह से लेकर शाम तक खेतों में लगा रहता था, फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाता था जितनी कमाई उसके दोनों बड़े भाई करते थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब किसान के दोनों बड़े बेटे जो ठीक ठाक कमाई करते थे, वह अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और अपनी पत्नियों के साथ में ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जब किसान के दोनों बड़े बेटों की बहुएं ऐशो आराम का जीवन जीती हैं और अब छोटे बेटे सुरेश की पत्नी घर पर ही सारा काम करती रहती थी, उसे कहीं भी घूमने के लिए नहीं मिलता, उसे अपने शौक पूरे करने के लिए टाइम नहीं मिलता। वहीं जब वह अपने जेठ और अपनी जेठानी को देखती है तो उसका मन दुखी होता है कि हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ और दोनों जेठानी ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। फिर तोता कहता है कि हे मैना, अब ऐसा चलते चलते किसान के छोटे बेटे सुरेश की पत्नी अब बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। जब शाम को सुरेश खेत से घर वापस आया तो वह उससे कहने लगी कि मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसने हमें अपने घर पर बुलाया है, उन्होंने हमारे लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले ही मेरे भाई ने अपना नया घर बनाया था और उसमें गृह प्रवेश होना है। वह यह चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उनके पास रहें। सुरेश अपनी पत्नी की बात को सुनकर कहने लगा, देखो मुझे खेतों में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलूंगा तो खेतों का काम खराब हो जाएगा। फिर उसकी पत्नी गुस्से में आकर कहने लगी कि ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। सुरेश अपनी पत्नी को गुस्से में देख करके कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे जाने का इंतजाम किए देता हूँ, पर मैं नहीं जा पाऊंगा। उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। सुरेश अपनी पत्नी की बात को सुनकर कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। फिर आगे तोता कहता है कि हे मैना, किसान के छोटे बेटे सुरेश की पत्नी अपने दोनों बड़े जेठ और जेठानी का नज़ारा देख करके पहले से ही बहुत गुस्से में थी कि ये दोनों दिन भर आराम करते हैं और ऐशो आराम का जीवन बिताते हैं। और फिर ऐसा सोच करके वह सुरेश से कहने लगी, क्या हमने घर का सभी काम करने का ठेका ले लिया है? घर में और खेती का काम हम दोनों मिलकर करते हैं और आपके दोनों बड़े भाई और आपकी भाभियों के साथ में मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है कि हम भी शानो शौकत का जीवन जिएं? जब उनको अपना अपना ही करना है, हम दोनों की कोई फिक्र ही नहीं है। वह तो दोनों बाहर रह करके मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं और हम दोनों को घर का और खेती का सारा काम करना पड़ता है। वो तो अपनी पत्नियों के साथ में सभी जगह घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा इस घर में ही पड़ी रहती हूँ। आप ही बताओ, क्या यह हमारे साथ अन्याय नहीं है? फिर तोता आगे कहता है कि हे मैना, फिर तो अपनी पत्नी की बात को सुनकर के सुरेश की भी नींद खुल गई। और फिर सुरेश की पत्नी आगे कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात सुनो, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सकें। यदि हम अलग रहेंगे तो हमको भी अपने घूमने के लिए कुछ समय मिलेगा। फिर इस प्रकार अपनी पत्नी की बात को सुनकर के सुरेश को भी लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही है। मेरा काम मेरे भाइयों के काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ही वजह से वह दोनों इतने ठाट बाट से और आराम से जीवन जीते हैं और मैं और मेरी पत्नी
नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं। फिर एक रोज जब सभी भाई घर में खाना खा रहे थे तो सबसे छोटे बेटे सुरेश ने अपनी माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में उसका हिस्सा चाहिए। अब मैं अलग रहना चाहता हूँ। अपने बेटे सुरेश की बात को सुनकर माँ को बड़ा धक्का लगा और उसने कहा, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर रहो। फिर छोटा बेटा सुरेश कहने लगा, माँ मैं अब सब के साथ नहीं रह सकता हूँ। फिर उसके दोनों भाइयों ने भी हाँ भर दी और कहा, ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। फिर एक दिन जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था तैयार करवा लिए जाते हैं। फिर बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहती है कि बंटवारा तो बाद में होगा, लेकिन उससे पहले हमारे घर की परंपरा है कि कोई भी कार्य करने से पहले अपने कुल देवता के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अपनी माँ की बात को सुनकर के सभी बेटे तैयार हो जाते हैं और फिर अपनी माँ की बात मान करके अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नियों और माँ के साथ में कुल देवता पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर कुल देवता के दर्शन करने के बाद में जब सभी भाई वापस लौट रहे थे तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप सब भी भूखे होंगे और बहुओं को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं, किसी ठीक से स्थान पर बैठ करके कुछ खाना खा पी लेते हैं। वहीं गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान थी। वहीं पर बैठकर पूरा परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगा। तो माँ ने कहा, बेटा हम लोग खाना खाने की तैयारी तो कर रहे हैं, मगर मैं अपने रुपयों की थैली तो कहीं भूल आई हूँ। अब यहाँ से घर तक जाने के लिए हमें रुपए भी चाहिए और यहाँ खाना खाने के लिए भी हमें रुपए पैसे चाहिए। यदि हमारे पास रुपए नहीं होंगे तो ना तो हम घर पर पहुँच पाएंगे और ना ही हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है कि मैं इन बहुओं के साथ में इसी मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों भाई एक काम करो कि किसी गांव में जा कर के कोई काम ढूंढ लो और तीनों अलग अलग अपना काम करो। तुम जो भी कुछ कमा कर लाओगे उन्हीं पैसों से हम कुछ खा पाएंगे और यहाँ से घर पहुँच पाएंगे। फिर तीनों बेटों ने अपनी माँ की सलाह मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते किसान का छोटा बेटा सुरेश जब वह कुछ दूर पहुंचा तो देखा कि कुछ लोग आपस में कुछ गंभीर समस्या पर बातें कर रहे थे। उनके पास जाकर सुरेश ने पूछा, आप लोग कैसे उदास हैं और क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? वह रास्ते में खड़े लोग कहने लगे कि जमीन के इस हिस्से में सदा ही पानी का जमाव बना रहता है और हम इसमें कुछ भी उगा नहीं पाते हैं। फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अब हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आता। सुरेश उन लोगों की बात को ध्यान से सुनकर के कहने लगा, अगर मैं आपको इसमें फसल उगाने की तरकीब बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? तब वह राहगीर कहने लगे, यदि तुम हमें इस जगह पर गेहूं उगाने की तरकीब बताओगे तो हम तुम्हें 500 रुपये इनाम में देंगे। सुरेश बचपन से ही खेती करने में निपुण तो था ही और फिर वह लोगों से कहने लगा कि गोबर और मिट्टी को मिला करके उसके गोले बना लो, उन्हें गीला और नरम रखो, फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। गांव वाले बहुत ध्यान से सुरेश की बात सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि इन गोलों का क्या करें? तो सुरेश कहने लगा कि उन गोलों को इस जमीन में डाल दो, गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज अंकुरित हो जाएगा। जब गांव वालों ने सुरेश के द्वारा बताए गए उपाय का पालन किया तो उस बंजर जमीन में बीज अंकुरित हो गए। गांव वालों ने किसान के छोटे लड़के को धन्यवाद दिया और प्रसन्नतापूर्वक उसे 500 रुपये दे दिए, जिन्हें लेकर के सुरेश अपनी माँ के पास उसी मंदिर में लौट आया। उधर किसान का दूसरा बेटा राकेश वह भी चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसने पेड़ के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा जो काफी दुखी लग रहा था। उसके पास जाकर राकेश ने पूछा, आपको किस बात की चिंता है?
आप उदास दिखते हो, क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? तो वह राहगीर कहने लगा कि हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिता ने अपनी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन हमारे घर पर एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। फिर हम सब ने फैसला किया कि बिल्ली हम सबके साथ ही रहेगी। हम चारों भाइयों ने उस बिल्ली की एक एक टांग को बांट लिया। एक दिन वह बिल्ली घर में एक नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई थी, जहाँ से वह नीचे गिर गई और उसकी वही टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी। मैंने उस बिल्ली की जख्मी टांग पर तेल लगा करके उस पर पट्टी बांध दी। सर्दियों के दिन थे, उस बिल्ली को आँच अच्छी लगती थी, इसलिए वह चूल्हे के पास जाकर के सो गई। बिल्ली चूल्हे के पास सो रही थी, तभी चूल्हे से एक चिंगारी निकलकर उस तेल लगे हुए कपड़े के ऊपर गिर गई जो बिल्ली की टांग पर बांध रखा था, और उसने आग पकड़ ली। जब बिल्ली वहां से भागी तो आसपास के घरों में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। सभी पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सिर पर मंड दिया कि बिल्ली की जिस टांग से आग लगी है वह टांग मेरे हिस्से में थी। इसका फैसला जब पंचायत में पहुंचा तो पंचों ने कहा कि जिस टांग की वजह से आग लगी है वह टांग तेरे हिस्से की थी, इसीलिए पूरा नुकसान तुझे ही भरना होगा। लेकिन मेरे पास सबको देने के लिए पैसे नहीं थे। अब मैं क्या करूं? इसीलिए चिंता में बैठा हुआ हूं। उस व्यक्ति की बात को सुनकर किसान का बेटा राकेश वह कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? तो वह राहगीर कहने लगा कि यदि तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें 700 रुपये दूंगा। फिर शर्त मंजूर हो जाने के बाद में राकेश कहने लगा, ठीक है, अब तुम जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को इकट्ठा करो, मैं तुम्हें जल्दी ही वहां मिलता हूं। वह आदमी किसान के बेटे राकेश की बात को मान करके अपने गांव के सभी व्यक्तियों को बुला लाया और वहां पर भीड़ जमा हो गई। उन सब की बात सुनने के बाद राकेश कहने लगा कि यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी सच है कि जो टांग इसके हिस्से में आई थी वह टांग जख्मी थी, उस पर तेल की पट्टी बंधी हुई थी। और यह भी सच है जो आप लोग सभी जानते हैं कि बिल्ली के भागने की वजह से ही सब घरों में आग लगी है। मगर एक बात आपने नहीं सोची कि बिल्ली कभी भी अपनी जख्मी टांग पर नहीं भाग सकती है। जो बिल्ली की टांग टूट चुकी थी वह तो किसी काम की नहीं थी। बिल्ली केवल अपनी 3 सही टांगों से भागी थी, जिसकी वजह से चारों ओर आग लगी। अब आप ही बताओ, बिल्ली की टूटी हुई टांग का दोष है कि जो टांगे सही थी उनका दोष है? अब राकेश की बुद्धि ने सब गांव वालों को अचंभे में डाल दिया और सभी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उसके बाद फैसला हुआ कि 3 टांगे जो सही थी उनके मालिक ही हर्जाना भरेंगे। अब जो जख्मी टांग का मालिक बहुत ही खुश हुआ और वादे के मुताबिक उसने राकेश को 700 रुपये पुरस्कार स्वरूप दे दिए। फिर किसान का दूसरा बेटा भी 700 रुपये लेकर अपनी माँ के पास मंदिर में लौट आया। अब किसान का सबसे बड़ा बेटा अनिल वह भी कमाई करने के लिए गया था, मगर वह चलते चलते एक ऐसे घर में जा पहुंचा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। वह घर बहुत बड़ा था और उसके बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। अनिल सोचने लगा कि ऐसे आलीशान घर में रहने वाला कोई व्यक्ति क्यों रो रहा है, आखिरकार इसकी समस्या क्या है। जब अनिल आगे बढ़कर उस पहरेदार से पूछता है कि महोदय एक बात बताओ, इस घर से रोने की आवाज क्यों आ रही है? अनिल की बात सुनकर वह पहरेदार कहने लगा कि आप अंदर चलिए और आप स्वयं ही पूछ लीजिए। अनिल अंदर जाकर उस आदमी से कहने लगा कि आपको क्या कष्ट है, आप क्यों रो रहे हैं? आप मुझे बताओ, हो सकता है मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। अब तोता कहता है कि हे मैना, वह रोने वाला व्यक्ति किसान के बेटे अनिल से कहने लगा, अरे भाई, मैं यहाँ के राजा का एक मंत्री हूँ। ये राजा लोग भी अजीब सनकी होते हैं। हमारे राजा ने मुझे एक हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सिर धड़ से अलग करवा देगा।
इतना कहकर वह मंत्री फिर एकदम से रोने लगा। उस मंत्री की बात को सुनकर के किसान का बड़ा बेटा अनिल कहने लगा, तुम चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हें हाथी का वजन पता लगाने में आपकी सहायता करूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा। वह मंत्री कहने लगा, यदि तुम मुझे उस हाथी का वजन पता करवा दोगे तो मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूंगा। इस शर्त मंजूर होने के बाद में किसान के बेटे अनिल ने उस मंत्री से कहा कि अब मुझे उस हाथी के पास ले चलो। वह मंत्री उसको हाथी के पास ले गया तो अनिल उस मंत्री से कहने लगा कि इस हाथी को एक नदी के पास ले चलो जहां पर काफी नौकाएं हों। अनिल के कहने के मुताबिक जब वह मंत्री हाथी को नदी के किनारे ले गया तो किसान के लड़के अनिल ने नाव वाले से कहा कि इस हाथी को नाव में खड़ा करें। नाव वाले ने जैसे ही हाथी को नाव में खड़ा किया तो नाव पानी में धंसने लगी और जब नाव पानी में धंसना रुक गई तो अनिल कहने लगा, जहां पर नाव रुकी है वहां पर निशान लगाओ और फिर इस हाथी को इस नाव से उतार लो। किसान के बेटे अनिल की बात को सुनकर नाव जहां पर रुकी थी वहां पर निशान लगा दिया और उस हाथी को नाव से उतार लिया। फिर किसान का लड़का अनिल कहने लगा, अब इस नाव में इतने पत्थर रखो कि जब तक यह नाव उसी निशान तक ना पहुंच जाए। फिर अनिल की बात को सुनकर सभी ने बड़े बड़े पत्थर उस नाव में भर दिए और जब नाव उस निशान पर पहुंच गई जहां पर हाथी के वजन से पहले रुकी थी तो अनिल ने कहा, अब पत्थर डालना बंद करो और इस नाव में से पत्थर बाहर निकाल लो और अब इन पत्थरों को तोल लो। जितना वजन इन पत्थरों का होगा उतना ही वजन इस हाथी का होगा। फिर तोता कहता है, हे मैना। अब वह मंत्री इस प्रकार अपने हाथी का वजन जान करके बहुत ही खुश हुआ और शर्त के मुताबिक उसने उस किसान के बेटे अनिल को 1,000 रुपये दे दिए। अब अनिल उन रुपयों को लेकर अपनी माँ के पास उसी मंदिर में लौट आया। इस प्रकार सभी भाई जब रुपये कमा करके मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया, लेकिन उस दुकान वाले का इतना पैसा बना कि तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वह सारा उस खाने में चला गया। केवल उनके पास में उतना ही पैसा बचा जिससे वह खर्च करके अपने घर वापस आ सकें। अब जब किसान की पत्नी अपने तीनों बच्चों और बहुओं के साथ अपने घर वापस आई तो उसने वही रुपयों वाली थैली जो गुम हो गई थी एकदम से निकाल करके अपने बेटों के सामने रख दी और कहा, मैंने जानबूझकर इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी ताकत होती है, क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिलकर जो भी रुपए कमाए थे उन रुपयों को इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से हम अपने घर आ सके। यदि तीनों भाई मिलकर के एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम ना पेट भरकर खाना खा पाते और ना ही वापस घर पर आ पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंधी हुई है तब तक उससे सफाई हो सकती है, जब उसकी सीख बिखर जाती है तो फिर झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। इस प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी और जिस दिन बंटवारा हो गया उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के अंदर कभी बंटवारा ना होने दूं। फिर आगे तोता कहता है कि हे मैना। इस प्रकार किसान की पत्नी की बातों को सुनकर किसान के तीनों बेटे एक दूसरे के गले लग गए और भविष्य में कभी भी अलग ना होने का संकल्प लिया और यह वचन लिया कि तीनों बहुएं एक साथ रहेंगी, एक ही हिसाब से रहेंगी। तीनों भाई जो कमाएंगे उनको एक जगह एकत्रित करके और फिर एक साथ बैठ करके निर्णय करेंगे कि हमें क्या काम करना चाहिए। किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब तोता आगे कहता है कि हे मैना, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि शादी के बाद ही भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है, तो समझ लो, अक्सर लोग कहते हैं कि घर में बंटवारा बहुओं की वजह से होता है, तो ऐसा नहीं है। बंटवारे की नौबत इसलिए आती है कि जब दो भाई ज़्यादा कमाते हैं और एक भाई कम कमाता है
तो ज़्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नी के साथ में ऐशो आराम का जीवन जीना शुरू कर देते हैं, और जो भाई कम कमाता है तो उसकी इज्जत अपनी नज़रों में कम कर देते हैं। वहीं जब कम कमाने वाले भाई की पत्नी यह सब अपनी आंखों से देखती है कि हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हम शौक नहीं कर पाते, जबकि घर की जिम्मेदारी हम निभाते हैं, सबका सम्मान भी करते हैं, फिर भी हमारे जेठ हमेशा राशि ठाट बाट में हुक्म चलाते हैं और कभी घर के काम में हाथ नहीं बटाते। बस यही बात एक स्त्री को बुरी लगती है और फिर वह अपने पति से कहती है कि जब हमें मेहनत मजदूरी करके ही रहना है तो साझे में क्यों रहे। जो हमारे जेठ अपनी पत्नी के साथ में मौज से रह रहे हैं और हम दिन रात मेहनत करते रहें, इससे अच्छा तो हम अलग होकर रहें। कम से कम जो कमाएंगे वह हमारा होगा और हम भी अपनी मर्जी से ठाट बाट से रह सकेंगे। फिर तोता कहता है कि हे मैना, बस यहीं से भाइयों के बीच में दरार पड़ना प्रारंभ हो जाती है और बंटवारा होकर ही रहता है। वहीं भाइयों के बंटवारे को रोकने में माँ बाप का बड़ा हाथ होता है। यदि माँ बाप इस बुद्धिमान माँ की तरह अपने बच्चों में संस्कार डालें कि चाहे कोई कम कमाए या ज़्यादा कमाए, सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह एकत्रित करें, फिर जो भी करना है सभी भाई बैठकर एक निर्णय लें और फिर काम करें। साथ ही सभी बहुओं को एक बराबर जीने की स्वतंत्रता दें। यदि घर में ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान माँ के बच्चों की तरह हर घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। साथ ही यह 5 बातें सभी भाई और उनकी पत्नियों को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, जिससे परिवार की एकता हमेशा बनी रहे। यह 5 बातें हमेशा परिवार को टूटने से बचाती हैं। नंबर 1, यदि किसी भाई को कभी भी धन की हानि हो या उसका धन बर्बाद हो जाए तो इस बात को किसी अन्य को ना बताएं। धन ऐसी चीज है जो इंसान का बल होता है, और जब लोगों को यह पता चलता है कि इनके पास में धन नहीं है तो वह आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं और आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर देते हैं। धन हानि पर लोग कभी मदद नहीं करते, बल्कि आपका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए धन का आना या धन का जाना, दोनों ही बातें हमेशा सभी भाइयों को खुद तक रखनी चाहिए, अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। कभी भी किसी भाई को अपने भाई की कोई भी धन संबंधी बात किसी दूसरे के साथ में साझा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, अपने भाई के दुख या राज की बातें कभी दूसरों को ना बताएं। ऐसा करने से आपके लिए घातक समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपने भाई के राज की बातें बताएंगे और यदि विपरीत परिस्थितियों में आपकी उससे मित्रता टूट जाती है तो वह आपके भाई की सारी राज की बातें चारों ओर सार्वजनिक कर देगा। वहीं लोगों के बीच में आप केवल हंसी के पात्र बन जाएंगे और फिर बाद में इस दुख से आप बहुत दुखी होंगे। इसलिए कभी भी अपने घर या परिवार या खुद की बातें किसी के सामने ना बताएं, चाहे वह कितना भी प्रिय मित्र क्यों ना हो। नंबर 3, किसी भी पुरुष को हमेशा अपने जीवन और घर की बातों को हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए। खासकर पत्नी या उसके चरित्र के बारे में कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता, उस पुरुष का समाज में कभी सम्मान नहीं होता। ऐसे पुरुष की प्रतिष्ठा हमेशा दांव पर रहती है। इसलिए अपने परिवार में सभी स्त्रियों का सम्मान करें और अपने परिवार की बातें कभी किसी को ना बताएं। नंबर 4, यदि कभी भी आपके भाई का कहीं अपमान हो जाए तो यह बात कभी किसी के साथ में साझा न करें, क्योंकि हर समय सम्मान बने रहना ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। यदि जीवन में आपका या आपके भाई का कहीं अपमान हुआ हो तो कभी भी दूसरे के समक्ष नहीं जग जाहिर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपना सम्मान स्वयं ही गिराने का कारण बनते हैं। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। नंबर 5, यदि आप या आपका भाई किसी के द्वारा ठगे गए हो या किसी ने धोखा दिया हो तो यह बात सभी भाइयों को अपने तक ही रखनी चाहिए। अपनी ठगी का जिक्र करने का मतलब है कि आप अपना मखौल खुद ही उड़ाते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे। इसलिए कभी भी
किसी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके भाई को किसी ने कभी धोखा दे दिया है तो कभी भी परिवार की बातें दूसरों के सामने जाहिर ना करें। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। फिर तोता कहता है कि हे मैना, वहीं तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि शादी के बाद भाई को बहन बुरी क्यों लगती है। तो समझ लो, भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता है। इस रिश्ते में तकरार है तो भरपूर प्यार भी है। जहाँ बहन हमेशा भाई का साथ देती है तो वहीं भाई भी हमेशा बहन की रक्षा करता है। दोनों को एक दूसरे की बहुत परवाह होती है। शादी से पहले तक तो भाई बहन के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन शादी के बाद इस रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। कई बार यह मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि भाई या बहन जीवन भर एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। आमतौर पर इन 5 कारणों से भाई बहन के रिश्तों में खटास आ जाती है। तो इसलिए समझ लो, 5 कारणों से हमेशा भाई बहन के रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। नंबर 1, बहन को नज़रअंदाज करना। जिस तरह भाभी के प्रति अच्छा व्यवहार भाई का दिल जीत लेता है, उसी तरह अगर बहन शादीशुदा है तो भाई को उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे रिश्तों में दूरी आना संभव है। भाई का फर्ज है कि शादी के बाद भी बहन को उतना ही प्यार दें जितना पहले देता था। अगर बहन की शादी नहीं हुई है तो भी उसकी बातों को समझें और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। नंबर 2, भाभी की नाराजगी। भाई की शादी के बाद आपको अपनी माँ और भाई के अलावा अपनी भाभी को भी उतना ही प्यार और सम्मान देना चाहिए। अपनी भाभी को कुछ भी गलत कहने से बचें। तोता कहता है, कुछ बहनें तो ऐसी हैं कि उन्हें अपनी भाभी ही दुश्मन लगने लगती है। इससे भाभी नाराज हो सकती है और उनकी यह नाराजगी भाई तक पहुंच जाएगी। भाई भले ही कुछ ना कह पाए, लेकिन वह आपसे थोड़ी दूरी अवश्य बना लेगा। बहन को भी अपनी जिम्मेदारी अवश्य समझनी चाहिए। नंबर 3, ताना मारने की आदत। कई भाई बहनों का रिश्ता जीवन भर के लिए सिर्फ इसीलिए खराब हो जाता है क्योंकि बहनें हमेशा भाई को हर वक्त ताने देती रहती हैं। दरअसल शादी के बाद भाई के व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है क्योंकि भाई का भी अपना परिवार है, उसे उस माहौल में रहना ही पड़ता है। इसलिए हर बार ताना देना कि अब भाई पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया है। यदि बहन भाई के बारे में हमेशा ऐसा ताना मारेगी तो निश्चित ही रिश्ते में दूरी बढ़ने लगेगी और रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसलिए कभी भी बहनों को भाई के निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहिए, तभी भाई बहन का प्यार हमेशा बना रह सकता है। नंबर 4, शादीशुदा जिंदगी में दखल देना। जो बहन अपने भाई की शादीशुदा जिंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देती है और भाई बहन के बीच में कभी नहीं बनती, भले ही भाई या बहन शादीशुदा हो या नहीं, कभी भी बहन को भाई की निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। यदि बहन के द्वारा ऐसा किया जाता है तो समझ लो रिश्ते निश्चित रूप से खराब हो जाते हैं। नंबर 5, रिश्तों में औपचारिकता। दोस्तों, कई बार बचपन से लेकर शादी तक बहन भाई एक दूसरे से बेहद अनौपचारिक रहते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, बात बात पर एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, साथ ही रूठते मनाते भी हैं। लेकिन कुछ भाई बहन शादी के बाद इस रिश्ते को केवल औपचारिक रूप से निभाते हैं। इससे भाई बहन का रिश्ता खराब हो जाता है। बेहतर है कि बीच बीच में एक दूसरे का हाल जानते रहें और बचपन की यादों को ताज़ा करते रहें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दिमागी इंस्पायर को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।